हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 एसएसटी में इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग। इस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके लिए तैयार किया गया है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ पर हम करने वाले क्लास 9 इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में जो चैप्टर है 2 है, यानी कि संसाधन के रूप में लोग के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि विलास और जो सकल किस गांव में रहते हैं। तो सबसे पहले या रहते थे, तो हम सभी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जान लेते हैं संसाधन के रूप में लोग का अर्थ क्या है। तो जैसे आप जानते हैं कि संसाधन का अर्थ होता है कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको हम संसाधन के रूप में जानते हैं। संसाधन के रूप में मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल, जिसमें से कि पर्वत पठार, नदी, पेड़ पौधे, ये सब क्या है आपके प्राकृतिक हो जाएंगे, भूमि। और मानव निर्मित यानी कि दूसरा मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो वस्तुएं जो हमारे लिए क्या है आवश्यकता है, यानी हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं, वो सभी क्या है मानव निर्मित हो जाएंगे। तीसरा क्या है मानव स्वयं, यानी व्यक्ति स्वयं भी अपने आप में एक संसाधन। जैसे टीचर, यानी कि अगर आपको पढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई तो शिक्षक कहीं ना कहीं आपकी वो ज़रूरत को पूरा करते हैं। बीमार हुए तो आपको चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। तो इसलिए क्या है जो व्यक्ति है वो भी संसाधन के रूप में कार्य करते थे। इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं, यानी करने वाले हैं, यानी कि लोग का मतलब व्यक्ति, यानी कि संसाधन के रूप में व्यक्ति, यानी कि हम व्यक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि समझने वाले हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो व्यक्ति को क्या है, यानी कि मानव को क्या है, ये संसाधन जो है ये बाकी दो संसाधनों से सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए व्यक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये संसाधन जो मानव संसाधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मानव संसाधन को उपयोगी कैसे बना सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा। जैसे अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका काम क्या है सही प्रकार से चलेगा। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपका काम भी प्रभावित होगा। और शिक्षा के द्वारा भी, जैसे आप नए नए जो ज्ञान यानी कि कौशल प्राप्त करते जाते हैं तो आपका काम भी क्या है काम को सही प्रकार से करते जाएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विलास और जो सकल ये किस गांव में रहते थे। तो ये जो विलासा और सकल जो ये नाम है, ये इस गांव में जो रहने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम है। तो ये कौन सा गांव है इनका, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है कि रायगंज, बी दे रखा है सेमापुर, सी दे रखा है शाहपुर, डी दे रखा है कि पालमपुर। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आपने इस क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेमापुर। यानी कि विलासा और जो सकल थे ये सेमापुर गांव में रहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड आपसे क्या कर रहा है कि इनमें से कौन मानव पूंजी के निर्माण में प्रशिक्षण की भूमिका को इंगित करता है। इनमें से मतलब कि कौन सा ऐसा है जो प्रशिक्षण की भूमिका को इंगित करता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जिसका प्रशिक्षण अच्छा होने के कारण वो क्या है अतिरिक्त, यानी कि बहुत उच्च आय कमाता था। तो इसलिए इसमें आपको बताया जाता है कि प्रशिक्षण की भूमिका में किसको यहाँ पर इंगित किया गया है, विलास को किया गया है, या गीता को, या सकल को, या महेश को। तो आपने जब इस सेकंड चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपने जाना होगा कि ये जो इंगित कर रहा है ये सकल को कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 2 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन 3 के लिए। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसको आप देख लीजिए, जिससे शायद ये कुछ और भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो सकल होता था, जो सकल है ये कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स किया था इन्होंने, जिस कारण से क्या है उसको क्या है फार्म में बिक्री बढ़ गई थी, यानी कि परिणाम स्वरूप उसकी क्या बॉस ने उसकी क्या सेवा से प्रसन्न होकर उससे पदोन्नति दी। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी कंपनी में अगर जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई भी और भी टेक्निकल आपके पास नॉलेज अगर है, तब वो अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके लेबर के रूप में यानी मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर जो विलास है, यानी कि ये अशिक्षा के कारण क्या मछुआरा था, यानी कि जो विलास था ये क्या मछुआरा था। और जो गीता थी ये क्या है सकल की माँ है। और महेश से है विलास का ये पिता है। तो जो भी किया ये भी क्या एक मछुआरा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 3 को हम देखते हैं कि विलास की जो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कि विलास की कहानी से हम क्या सीखते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि जो मानव पूंजी है ये निर्माण में शिक्षा की जो क्या है महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि को बताया जा रहा है कि जो मानव पूंजी के निर्माण में क्या है शिक्षा की जो भूमिका ये महत्वपूर्ण है। सेकेंड कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। सी कह रहा है कि शिक्षा या प्रशिक्षण मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और डी दरगाह कि इनमें से उपयुक्त कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कर रहा है आपसे कि इनमें से कौन मछुआरा था, यानी कि अभी हमने क्वेश्चन सेकेंड में एक्सप्लेनेशन देखा था। ऑप्शन ए कि महेश है या विलास है या शीला या उपयुक्त ए और बी दोनों, इनमें से आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इनमें से कौन सा है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है कि इनमें से कौन मछुआरा है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी हो ये बिल्कुल सही जगह, यानी कि जो आपका महेश है और विलास ये दोनों क्या मछुआरा थे, आप सभी जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, जिससे कि इससे संबंधित जो कोई भी क्वेश्चन है आप उसे भी कर सकें। यानी कि जो महेश था ये विलास का पिता था जो एक मछुआरा था। और विलास भी क्या है शिक्षा के अभाव में ये भी क्या एक मछुआरा बन गया था। और शीला क्या है ये शकल की माँ थी। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से जो बूटा का व्यवसाय क्या था। ये जो बूटा नाम का व्यक्ति था इसका व्यवसाय क्या था, यानी वो खेतिहर मजदूर था या मछुआरा था या डॉक्टर था या शिक्षक था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बूटा था ये क्या है एक खेतिहर मजदूर था, क्योंकि आपसे कभी ऐसा शब्द कुछ पूछे जा सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए आप। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन जो 7 आपसे कर रहा है कि इनमें से कौन गठिया का रोगी था, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो गठिया का रोगी था। शीला थी यानी गीता थी या विलास थी या शकल था। तो आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो विलास था ये गठिया का रोगी था। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है इसमें कि इनमें से कौन शकल के परिवार से नहीं था, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शकल के परिवार से नहीं था। श्याम था या बूटा था या शीला था या थी महेश। तो आप सभी जानते हैं कि इनमें से जो महेश महेश था ये क्या है शकल के परिवार से नहीं था। तो इसे क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि महेश। अब इस क्वेश्चन की हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लें, जिससे इससे आने वाले जो क्वेश्चन है आप उस प्रकार से सही प्रकार से कर सकें। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो आप जानते हैं कि जो श्याम था ये शकल का चाचा था, बूटा जो था ये शकल का पिता था, शीला शकल की माँ थी, और जो महेश था ये क्या है विलास के पिता थे। तो इसको भी आप देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा देश जो है ये प्राकृतिक संसाधन के अभाव के बावजूद भी मानव संसाधन पर निवेश के कारण विकसित राष्ट्र के रूप में जाना था। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन न होते हुए भी वो क्या है विकसित, यानी कि मानव संसाधन के निवेश के कारण क्या है वो विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन के रूप में दे रखा है श्रीलंका है, भारत दे रखा है, जापान, ब्राज़ील। तो आपको बताना कि कौन सा ऐसे देश है जहाँ पर क्या प्राकृतिक संसाधन के न होते हुए भी मानव संसाधन के द्वारा क्या वो विकसित है। तो ऑप्शन सी के रूप में जापान बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जो मरने वाले लोगों की जो संख्या है ये क्या कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होती है बच्चों, ये होता है मृत्यु दर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। तो इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं कि जैसे शिशु मृत्यु दर, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर आप देख लीजिए कि शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय होता है कि 1 वर्ष से जो कम आयु की जो शिशु की मृत्यु होती है इसको हम शिशु मृत्यु दर से संबंधित जानते हैं। और मृत्यु दर क्या होता है कि जो मृत्यु दर के अंतर्गत क्या होता है, मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जो मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है इसे मृत्यु दर बोलते हैं। जन्म दर क्या हो गया बच्चों कि जन्म दर से जो अभिप्राय है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जो जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या होती है इसे जन्म दर के नाम से हम जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
कि वर्ष 2004 में भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितना हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 68.3 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर जो बी 11 है 11th है कि शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से जो घटकर 2016 में कितना पर आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 34। तो यहाँ पर देखिए कि हो सकता है कि आपको 2016 के बाद का पूछ दिया, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस ईयर का पूछेगा आपको आंसर उसी ईयर का देना है। कभी ऐसा ना हो कि आपके प्रेजेंट में ही पूछ दिया जाए तो आप 2016 का लिख के आ जाएं। तो जैसे ईयर होगा वैसे आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ष 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर घटकर कितना पर आ गया है। तो ये क्या है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 6.4। क्वेश्चन नंबर जो 13 आपसे है कहा जा रहा है कि भारत में जो है शिशु मृत्यु दर में कमी के क्या कारण माने जाते हैं, यानी कि भारत में जो शिशु मृत्यु दर जो कम हुई है इसका क्या कारण माना जाता है। तो इसमें कारण क्या माना जा सकता है। तो ऑप्शन दे रखा कि माँ एवं बच्चे का टीकाकरण, बी दे रखा कि माँ एवं बच्चे को पोषण आहार उपलब्ध कराना, और सी दे रखा कि नियमित जांच, और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी व्यक्ति के खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उसमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको क्या एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि किसी खेत में यानी किसी व्यक्ति के खेत में 5 लोग अगर काम कर रहे हैं और उनमें से 2 व्यक्ति को हटा दिया जाए तो उसके काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह जो बेरोजगारी है ये किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन ए है कि मौसमी बेरोजगारी, बी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बेरोजगारी है ये आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कभी कभी प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको न लिख के यहाँ पर अगर अल्प बेरोजगारी भी मिल जाए तो इसको भी आप समझ लीजिए कि यही है। और इसके साथ मौसमी जो बेरोजगारी इसको भी आप जानिएगा कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो साथ ही इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या है। यानी कि जब एग्जाम में मौसमी बेरोजगारी पूछी तो इसको भी देखिए क्या होता है कि जब लोग क्या है वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त कर पाते हैं और ऐसी स्थिति को क्या है मौसमी बेरोजगार कहा जाता है। यानी कि किसी क्षेत्र में भी ऐसी बेरोजगारी अधिक देखी जाती है। जैसे अगर शहर में देखा जाए तो कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक के काम यानी कोल्ड ड्रिंक के काम में अगर उसमें काम करते हैं तो उनको क्या कर जैसे गर्मी के समय में उनको रोज़गार मिलता है, या कि जब ठंड का समय आता है तो उसमें क्या वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कृषि में भी इसी प्रकार से है कि जब कुछ ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं जो फसल की कटाई या बुआई के समय उनको काम मिलता है, बाकी समय में क्या हो बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है इसको भी क्या है मौसमी बेरोजगारी भी कहेंगे। और इसको फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी को भी हम देखते हैं कि क्या है कि जब किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं और ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को अधिक मिलती है। शहर में और फिर शिक्षित बेरोजगारी भी देख लीजिए कि जब देश में मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर या प्रशिक्षित लोगों को उस अनुपात में रोजगार जब नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति को क्या शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। जैसे क्या देश में लाखों लोग स्नातक पास हैं पर सभी को रोजगार नहीं मिल पाता। यानी कि सबसे अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा इसमें क्या शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग पढ़े लिख के क्या है उस अनुपात में उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है और लोग क्या है बेरोजगार हैं। और आगे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भारत में जो आज़ादी के समय 1947 में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी। तो ये थी आपकी 18%, यानी कि 15 क्वेश्चन ऑप्शन बी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है कि बेरोजगारी के प्रतिशत है भारत में भारत में साक्षरता की जो दरें हैं कि 1951 में कितने प्रतिशत थी, 1961 में कितने प्रतिशत थी, 71 में, 81 में, 91 में, और यहाँ 2001 में या 2011 में भी कितने प्रतिशत थी साक्षरता, ये सब दे रखा है। तो इसको आप देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो कितनी थी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह, यानी कि 74% थी।
तो यहाँ पर आप देख लेंगे व्याख्या कि यानी कि यहाँ पर क्या महिला की साक्षरता दर कितनी थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि 64.6 ये भारत की महिला साक्षरता दर थी, और 74% ये भारत की साक्षरता दर थी, और 93.9 यह केरल की साक्षरता दर, यानी कि जो केरल राज्य है ये भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। कभी कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो जहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो केरल आपको याद रखना है। और यह भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भी आप जानते हैं। और 80.9 ये भारत में क्या है, पुरुष की साक्षरता दर को दर्शाता है। तो इसको भी आप याद रखें साथ साथ। और साथ ही अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो आपका है झारखंड है, इसकी साक्षरता दर क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड की जो है महिला साक्षरता दर कितनी है, और फिर बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो सब यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ भारत की साक्षरता दर से तुलना भी की गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1950-91 में महाविद्यालयों की संख्या 750 से बढ़कर 16-17 में कितना हो गया है। तो 16-17 आपसे पूछा जा रहा है, तो ये समय भी देखेंगे। तो इसमें आपको दे रखा कि तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है कि 1950-91 में विश्वविद्यालय की संख्या 30 से बढ़ाकर 16-17 में कितना हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 795। तो बच्चों ये आपको 2016-17 में पूछा गया है। कभी आपके ये 18-19 या 20-21 पूछे तो इसको भी आप ध्यान रखना, इसको अपडेट कर देना है। तो भारत में क्या है कि 2017 तक जो है, भारत में 2017 तक जो औषधालयों की जो संख्या ये कितनी थी, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है, यानी कि प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि आर्थिक क्रियाकलाप और गैर आर्थिक क्रियाकलाप, या कभी आपको ऐसे मिलेगा कि बाजार क्रिया किसे कहते हैं, गैर बाजार क्रिया किसे कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो कोई भी वस्तु का जो उत्पादन है ये स्वयं के उपयोग के लिए अगर की जाती है, तो ये क्या होता है कि गैर बाजार क्रिया होती है। अगर किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है बाजार में अगर बेचने के उद्देश्य से किया जा रहा है तो वो बाजार क्रिया हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ इसमें से आर्थिक क्रियाकलाप पूछेगा और गैर आर्थिक क्रियाकलाप, तो इसमें आपको सेम वैसे ही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि माँ द्वारा भोजन बनाना, गांव में लोगों द्वारा नालियों की सफाई करना, एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना, एक व्यक्ति द्वारा पेपर पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक किसान द्वारा कृषि कार्य का करना है, यानी ये कृषक जो एक किसान द्वारा जो क्या है कृषि कार्य को करना, ये क्या कहलाता है, आर्थिक क्रियाकलाप। क्यों? क्योंकि जो किसान होता है फसल को उगाने के बाद इसको बाजार में बेचने के उद्देश्य से भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रियाकलाप है, यानी इनमें से कौन सा एक गैर कृषि क्रियाकलाप है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दुर्गा पूजा हेतु लोगों के द्वारा जो चंदा इकट्ठा करना ये क्या है, गैर कृषि क्रियाकलाप हो जाएगा, यानी कि गैर कृषि क्रियाकलाप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आर्थिक क्रियाकलाप और गैर आर्थिक क्रियाकलाप को आप देखेंगे, जिससे क्या है आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वैसे क्रियाकलाप जो क्या है कि आय की प्राप्ति होती है, यानी कि जिससे आय की प्राप्ति होती है, जैसे कृषि, शिक्षक, डॉक्टर इत्यादि, इसे हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। यानी कि गैर आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है कि वैसे क्रियाकलाप जिससे आय की प्राप्ति नहीं होती है, केवल आत्मसंतुष्टि होती है, जैसे मनोरंजन हो गया, खेलना, यानी कि घरेलू कार्य करना, तो ये क्या है गैर आर्थिक क्रियाकलाप होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन एक शिक्षित बेरोजगारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है शिक्षित बेरोजगारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि श्याम। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्याम क्या है, यानी कि श्याम जो शिक्षित बेरोजगारी का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह सकल का चाचा है जिसने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, पर वो क्या है बेरोजगार बैठा हुआ है। बूटा क्या है, यह सकल का पिता है जो खेतों में काम करता है। सकल वह खुद क्या है, यह खुद पर क्या है लिखकर फर्म में नौकरी कर रहा है, यानी कि सकल क्या है, यह क्या है एक फर्म में नौकरी कर रहा है। जीतू क्या है, यह सकल का भाई है जो काम तो नहीं करता है, परंतु इसकी जो उम्र 15 वर्ष से कम है, इसका कारण
इसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। यानी कि इसकी 15 साल से उम्र कम है, भले ही काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। बेरोजगारी के लिए क्या है, 15 से 59 वर्ष के बीच के व्यक्ति को कहा जाता है, जो प्रचलित मजदूरी दर पर क्या काम करने के लिए तैयार होते हैं परंतु उसे रोजगार नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा कदम उठाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऐसा जो कदम है उपयुक्त सभी है, यानी कि दोपहर के भोजन का है, सेतु पाठ्यक्रम है और स्कूल लौटो शिविर का भी सब व्यवस्था की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है कि महिलाओं के निम्न वेतन पाने, यानी कि महिलाओं के निम्न वेतन वाले जो कार्यों में नियोजित होने की जो क्या कारण है, आपसे आपको इसमें से बताना है। तो क्वेश्चन जो 25 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह, यानी कि उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 की MCQ क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, गुड बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।